एक पुरानी तस्वीर, एक भूला हुआ नाम और ऐसा राज जो पूरे माफिया वर्ल्ड की नींव हिला सकता है। आज वेदांश की यादों का दरवाजा खुलेगा और कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिलने शुरू होंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं मन्नत के जुनून भाग 56। वेदांश ने गंभीर स्वर में पूछा, ये कौन है? आयत के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। वो फोटो के पास आकर बोली, ये उसने तस्वीर में पहले युवक की तरफ इशारा किया। ये हमारे भाईजान हैं। उसकी आंखों में एक पल के लिए फिर वही उदासी उतर आई। फिर उसने दूसरे युवक की तरफ इशारा किया, और ये भाईजान के सबसे अजीज दोस्त है। इनका नाम जाकिर है। भाईजान जहाँ भी जाते, जाकिर भाई हमेशा उनके साथ ही होते थे। यह नाम सुनते ही वेदांश की आंखों की चमक एक पल में बदल गई। जाकिर, उसका दिमाग जैसे बिजली की गति से अतीत में लौट गया। यह वही जाकिर था जो कभी राव के खुफिया कैंप में मौजूद था, मलिक के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक लोगों में से एक। राव के बाद अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा खौफ पैदा करता था तो वह जाकिर ही था। और एक समय ऐसा भी था जब उसकी भी गंदी नज़र मन्नत और आलिया दोनों पर पड़ चुकी थी। यह वही जाकिर था जिसे वेदांश ने मलिक और राव के साथ मलिक के अड्डे पर ही बम ब्लास्ट में उड़ाया था। वेदांश की पकड़ फोटो फ्रेम में अनजाने में और मजबूत हो गई। उसकी आंखें बेहद डार्क हो गई। फिर उसकी निगाहें तस्वीर में खड़े पहले शख्स पर जम गई। वह चेहरा जिसे आयत अपना भाईजान कह रही थी। ना जाने क्यों उसे देखते ही वेदांश की आंखों में एक अजीब सा भाव उतर आया। एक पल के लिए उसकी कठोर निगाहों की जगह गहरी नरमी ने ले ली। उसने धीरे से नजर उठाकर आयत की तरफ देखा। आयत अभी मासूमियत से उसे ही देख रही थी। शायद पहली बार उसने वेदांश के चेहरे पर इतनी नरमी देखी थी। कुछ क्षण तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर वेदांश ने बिना कुछ कहे फोटो फ्रेम वापस उसी जगह पर रख दिया। उसने एक लंबी सांस ली और शांत स्वर में बोला, अपना ख्याल रखिएगा। फिर उसकी नज़र आयत की अम्मी पर गई और अपनी अम्मी का भी। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। उस पर अपना नंबर लिखकर आयत की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अगर कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो इस नंबर पर बेझिझक कॉल कर दीजिएगा। आयत कुछ पल तक उस कागज़ को देखती रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। ना जाने क्यों उसके दिल को एक अजीब सी तसल्ली मिली। पूरा गांव उसका और उसकी अम्मी का ख्याल रखता था, लेकिन एक अजनबी शहर से आया इंसान इतनी चिंता कर रहा था मानो सचमुच उसके सामने उसका अपना बड़ा भाई खड़ा हो। यह सोचते ही आयत की आंखें नम हो गई। उसने भीगी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू भाईजान। वेदांश ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसने उसे नहीं टोका, बस हल्का सा सिर हिलाया और गहरी सांस लेकर घर से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसके चेहरे से हर भाव गायब हो चुका था। वह पूरी तरह एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन उसकी आंखों में सवालों का तूफान साफ दिखाई दे रहा था। बार बार उसकी नज़रों के सामने वही चेहरा आ रहा था, आयत के भाईजान का चेहरा। उसके भीतर कुछ था जो लगातार उसे उस चेहरे से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर बाद वेदांश और मन्नत हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल चुके थे। पूरे रास्ते हेलीकॉप्टर के ब्लेड की आवाज़ के अलावा वहां कोई आवाज़ नहीं था। मन्नत शायद थक चुकी थी। दवा का असर, दिन भर की भागदौड़ और चोट की हल्की टिस, इन सब के बीच वह चुपचाप वेदांश की गोद में सिर रखकर सो गई थी। सोते हुए भी उसने अनजाने में वेदांश की शर्ट को कसकर पकड़ रखा था, मानो उसे पूरा भरोसा हो कि जब तक वह उसके साथ है उसे कोई भी छू नहीं सकता। वेदांश ने एक नज़र अपनी सोती हुई जान पर डाली।
बहुत धीरे से उसके माथे पर बिखरी लटों को हटाया, फिर अपनी उंगलियां उसके बालों में फिरने लगा। उसकी आंखों में वही नरमी थी जो सिर्फ मन्नत के लिए थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी पूरी तरह एक्सप्रेशनलेस था। बाहर से वो जितना शांत दिख रहा था, अंदर उसका दिमाग उतनी ही तेजी से चल रहा था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल उसके सामने यादों के धुंधले दरवाजे खुलने लगे। एक एक दृश्य उसकी आंखों के सामने उभरने लगा। वह समय जब उसने माफिया वर्ल्ड में कदम भी नहीं रखा था, जब वह सिर्फ एक ट्रेनी था, माफिया वर्ल्ड के सबसे गुप्त ट्रेनिंग सेंटर में, जहां इंसानों को नहीं खतरनाक हथियार तैयार किए जाते थे। वहां किसी की कोई पहचान नहीं होती थी, ना कोई असली नाम, ना कोई असली चेहरा। हर व्यक्ति सिर्फ अपने कोड नंबर से जाना जाता था। उस समय वेदांश की उम्र मुश्किल से 18-19 साल रही होगी। सुबह की कठिन ट्रेनिंग चल रही थी। वह लगातार कई घंटों से बिना रुके दौड़ रहा था। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन चेहरे पर थकान का एक भी भाव नहीं था। उसी वक्त पीछे से एक लड़का तेजी से दौड़ता हुआ आया और उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गया। वेदांश ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वह उसे पीछे नहीं छोड़ सकता था, लेकिन वेदांश कभी किसी और से मुकाबला नहीं करता था। उसका मुकाबला हमेशा सिर्फ खुद से होता था। कुछ दूर जाकर वह लड़का रुक गया। उसने पलटकर वेदांश की तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की सी व्यंग भरी मुस्कान थी। वह ऊंची आवाज में बोला, क्या हुआ? आज माफिया वर्ल्ड का होने वाला किंग थोड़ा थका हुआ लग रहा है। वेदांश ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा हमेशा की तरह आधे काले मास्क से ढका हुआ था। उस ट्रेनिंग सेंटर में किसी को भी भविष्य के किंग का चेहरा देखने की इजाजत नहीं थी। यही वजह थी कि वेदांश हमेशा आधा मास्क पहनकर रहता था। वहां मौजूद हर ट्रेनी का एक कोड था। वेदांश का कोड था 001, क्योंकि वहां मौजूद हर इंसान को पता था कि भविष्य का किंग वही बनेगा। उसकी काबिलियत, उसकी सोच, उसकी ताकत और उसका नेतृत्व सब कुछ इस बात की गवाही देता था कि वह इस दुनिया का अगला किंग बनने के लिए ही पैदा हुआ है। वहीं उस लड़के का कोड था 004। वह उम्र में वेदांश से लगभग 5 साल बड़ा था। करीब 6 फीट कद, चौड़े कंधे, मजबूत और मस्कुलर शरीर, गोरा रंग, बड़ी और बेहद गहरी आंखें, नुकीली जबड़े की बनावट, दिखने में स्मार्ट और हैंडसम था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा आत्मविश्वास झलकता रहता था, मानो उसे खुद पर पूरा यकीन हो कि एक दिन वह पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। और सबसे दिलचस्प बात, हर बार किसी न किसी बहाने वह 001 को चुनौती देने जरूर आ जाता था। जैसे उसे वेदांश को उकसाने में उसे एक अलग ही मजा आता था। वेदांश बिना रुके चलता हुआ सीधे 004 के सामने जाकर रुक गया। उसने बस एक ठंडी नजर उस पर डाली और बिना कुछ कहे उसके बगल से निकलने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, क्या बात है किंग, कब तक मुझे इग्नोर करोगे? आखिर तुम्हें टक्कर तो सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। वेदांश के कदम एक पल के लिए ठहर गए। 00 फिर मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन मैं तो तुम्हारा रास्ता आसान कर रहा हूँ। इस बार वेदांश ने पहली बार पूरी तरह पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी भवें हल्की सी सिकुड़ गई। सामने खड़ा लड़का असल में जाफर फारूकी था। जाफर ने वेदांश की आंखों में देखते हुए होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान लाई। जानते हो 001, अगर तुम्हारे हाथ में ब्लैक बुक नहीं होती तो किंग बनने की सबसे ज्यादा काबिलियत मुझ में है। उसकी आवाज में घमंड नहीं, अटूट आत्मविश्वास था। वह एक कदम और आगे बढ़ा। तुम्हें किंग इसलिए चुना गया है क्योंकि किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया है। ब्लैक बुक तुम्हारे पास है और उसी ने तुम्हारा रास्ता आसान कर दिया। कुछ पल रुककर उसने कंधे उचकाए और मुस्कुरा दिया। खैर, मुझे उस कुर्सी से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे लिए रास्ता कभी इतना आसान नहीं होता, लेकिन मेरा मकसद किंग बनना नहीं है। मेरी मंजिल सिर्फ एक है, अपने पिता के कातिल को ढूंढना। इसलिए निश्चिंत रहो 001, तुम्हारी किंग की कुर्सी पर मेरी नज़र कभी नहीं रही। हाँ,
जाफर यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था, उसकी भी अपनी एक मजबूरी थी, एक ऐसा दर्द जिसने उसे इस अंधेरी दुनिया तक पहुंचा दिया था। जाफर के पिता कभी माफिया वर्ल्ड का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन एक दिन उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर उसे एक हादसा बताया गया, पर जाफर को हमेशा यकीन था कि उसके पिता की हत्या की गई है और उस हत्या का सच सिर्फ माफिया वर्ल्ड के भीतर ही छिपा था। यही वजह थी कि वह इस दुनिया में आया, न किंग बनने के लिए, न ताकत हासिल करने के लिए। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपने पिता के कातिल को ढूंढना। उस समय उसकी इस सच्चाई को सिर्फ वेदांश ही जानता था, और वेदांश के अलावा कबीर और मयंक भी इस राज से वाकिफ थे, क्योंकि चारों एक ही विशेष ट्रेनिंग यूनिट के हिस्सा थे। यह कोई साधारण ट्रेनिंग सेंटर नहीं था। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी जिन्हें भविष्य में माफिया वर्ल्ड के सबसे उच्च और महत्वपूर्ण पदों पर बैठाना था। भविष्य का किंग और उसके सबसे भरोसेमंद सहयोगी। बाकी सभी पदों के लिए अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए थे, जहां उनकी भूमिका के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता था। वेदांश ने बिना किसी प्रतिक्रिया के बस उसकी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर वही अजीब सी शांति थी। फिर उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, काबिलियत कभी खुद की जुबान से साबित नहीं होती। 004 उसे समय साबित करता है। और जहाँ तक ब्लैक बुक की बात है, अगर सिर्फ ब्लैक बुक से कोई किंग बन जाता तो इस दुनिया में हर दूसरा इंसान किंग होता। किंग बनने के लिए किताब नहीं, कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ उठाने की ताकत चाहिए। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। उस पल ऐसा लग रहा था मानो दो शेर एक दूसरे का आकलन कर रहे थे। हालांकि जाफर को खुद किंग बनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। किंग बनने की दौड़ से उसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों 001 के साथ उसका एक अलग ही रिश्ता बन गया था। दोनों ना दोस्त थे ना दुश्मन। फिर भी जब भी दोनों आमने सामने आते तो उनके बीच एक अनकही टकराहट जरूर पैदा हो जाती। अजीब बात यह थी कि उस टकराहट में कभी नफरत नहीं होती थी, बस एक दूसरे को परखने की आदत थी। तभी जाफर ने गहरी सांस ली, फिर आलस से अंगड़ाई लेते हुए मुस्कुरा पड़ा। वैसे मेरा तो जीवन का सिर्फ एक ही फंडा है 001। सबसे पहले अपने बाप के कातिल को मौत के घाट उतारना। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द उतर आया, लेकिन अगले ही पल वह फिर पहले की तरह मुस्कुरा दिया। और उसके बाद इस माफिया वर्ल्ड को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देना। फिर किसी प्यारी सी सीधी साधी अच्छी सी लड़की को ढूंढकर उससे शादी करना। ढेर सारे बच्चे होंगे और उनके साथ चैन की जिंदगी जीऊंगा। ना गोली चलेगी ना खून बहेगा, बस बीवी की डांट और बच्चों का शोर होगा। ये कहते ही जाफर खुद ही जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी बिल्कुल बेफिक्र थी, मानो वह इस अंधेरी दुनिया में भी रोशनी वाला सपना देखने की हिम्मत रखता हो। वेदांश बस गहरी नजरों से उसे देखता रहा। पूरे ट्रेनिंग सेंटर में अगर कोई इंसान था जिसका मकसद सबसे ज्यादा साफ और स्पष्ट था, तो वह सिर्फ जाफर फरूकी ही था। उसे ना ताज चाहिए था, ना सता, ना किंग बनने की लालसा। उसे सिर्फ अपने पिता के कातिल तक पहुंचना था और उसके बाद हमेशा के लिए इस खूनी दुनिया से दूर हो जाना था। उसी समय दूर से कबीर और मयंक तेजी से उनकी तरफ आते दिखाई दिए। दोनों के चेहरे पर हल्की सी चिंता थी। उन्हें लगा कहीं हमेशा की तरह 001 और 004 के बीच कोई टकराव न हो गया हो। आखिर पूरे ट्रेनिंग सेंटर में यह बात मशहूर थी कि जब ये दोनों आमने सामने आते तो माहौल अपने आप गर्म हो जाता था। तभी जाफर की नज़र कबीर और मयंक पर पड़ी। उसने शरारती मुस्कान के साथ वेदांश की तरफ देखा और बोला, लो आ गए तुम्हारे सिपाही, तुम्हें मुझसे बचाने। इतना कहकर वह जोर से हंसा और अगले ही पल बिजली की रफ्तार से वहां से दौड़ता हुआ निकल गया। पीछे सिर्फ उसकी हंसी की आवाज गूंज रही थी और वेदांश उसे जाते हुए बिना कुछ कहे बस देखता रह गया। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। ट्रेनिंग के दिन भी एक एक करके बीतने लगे। लगभग हर दूसरे दिन जाफर किसी न किसी बहाने वेदांश को चुनौती दे देता। हालांकि वेदांश कभी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करता था।
लेकिन जाफर अपनी आदत से मजबूर था। वह हर बार 001 को हराने की कोशिश जरूर करता। फिर भी जब कभी वेदांश, कबीर और मयंक किसी मुश्किल में फंसते तो सबसे पहले उनकी मदद के लिए जाफर ही खड़ा मिलता, बिना कुछ सोचे, बिना किसी स्वार्थ के। और जब कभी जाफर किसी परेशानी में होता तो वेदांश भी बिना कोई एहसान जताए चुपचाप उसकी मदद कर देता। दोनों में से किसी ने कभी दोस्ती का इजहार नहीं किया, लेकिन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। एक ऐसा रिश्ता जिसे दोनों स्वीकार भी नहीं करना चाहते थे और इनकार भी नहीं कर पा रहे थे। फिर वह दिन भी आ गया जब वेदांश की ट्रेनिंग पूरी हो गई। भविष्य के किंग की ट्रेनिंग सबसे पहले समाप्त होती थी, इसलिए वह सबसे पहले उस ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकला और उसी दिन जाफर से उसकी आखिरी मुलाकात भी हो गई। उसके बाद दोनों कभी दोबारा नहीं मिले। न वेदांश उससे मिल सकता था और न ही जाफर। दोनों की दुनिया अलग हो चुकी थी। एक तरफ वेदांश राठौर जो बाहर की दुनिया में एक बड़े बिजनेसमैन की पहचान लेकर जी रहा था, और दूसरी तरफ जाफर जो अभी माफिया वर्ल्ड की अंधेरी गलियों में अपने पिता के कातिल की तलाश में था। वेदांश अपनी जिम्मेदारियों में इतना बिजी हो गया कि धीरे धीरे जाफर का ख्याल भी उसकी यादों में कहीं दब गया। उसे यह तक नहीं पता था कि जाफर अपने मकसद में सफल हुआ भी या नहीं। क्या उसने अपने पिता के कातिल को ढूंढ लिया? क्या उसने अपना बदला पूरा कर लिया, या फिर वह अब भी उसी तलाश में भटक रहा था? वेदांश कुछ नहीं जानता था। हाँ, उसे बस इतना पता था कि जिस दिन जाफर अपने पिता के कातिल तक पहुंच जाएगा, उसी दिन उसका माफिया वर्ल्ड से रिश्ता भी हमेशा के लिए टूट जाएगा, क्योंकि उसका इस अंधेरी दुनिया में आने का उद्देश्य सिर्फ एक था, अपने पिता के कातिल को सजा देना। शायद यही वजह थी कि माफिया वर्ल्ड की किसी भी मीटिंग, किसी भी ऑपरेशन या किसी भी गुप्त सभा में वेदांश ने वर्षों तक जाफर को कभी देखा नहीं। धीरे धीरे उसने यह मान लिया था कि शायद जाफर अपना बदला लेकर इस दुनिया से हमेशा के लिए दूर चला गया। लेकिन आज आयत का चेहरा, उसकी अम्मी की खामोशी और उस पुराने फोटो फ्रेम में दिखा वही परिचित चेहरा वेदांश के मन में दबी हुई सारी यादों को फिर से जिंदा कर चुका था। अब उसके भीतर एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, अगर आयत जाफर की बहन है तो फिर जाफर आज कहाँ है? क्या वह जिंदा है? और उसका जाकिर के साथ क्या रिलेशन है? या फिर उसके साथ भी वही हुआ जिसकी तलाश में वो पूरी जिंदगी भटकता रहा? हेलीकॉप्टर की खिड़की के बाहर फैले अंधेरे आसमान को देखते हुए वेदांश की आंखें पहली बार गहरी सोच में डूब गई। जाफर के बारे में सोचते सोचते अचानक वेदांश की आंखों के सामने एक और पुराना दृश्य उभर आया। वह दिन जब वह, कबीर, मयंक और शिव किंगडम के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। चारों के सामने टेबल पर माफिया वर्ल्ड से जुड़ी कई फाइलें खुली हुई थी। चर्चा सिर्फ एक ही नाम की हो रही थी, मिस्टर एक्स। उसी गहरी खामोशी को तोड़ते हुए मयंक बोला, लेकिन वेद, मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई। सभी की नजरें उसकी तरफ उठ गई। मयंक ने गहरी सांस ली। हमें मिस्टर एक्स का मकसद पता है। उसे माफिया वर्ल्ड की कुर्सी चाहिए, ब्लैक बुक चाहिए, लेकिन एक बात मेरी समझ से हमेशा बाहर रही, आखिर कब तक वो परछाइयों से छिपकर खेलता रहेगा? और वो क्यों परछाइयों के पीछे छुपकर खेल रहा है? सामने आकर क्यों नहीं लड़ता? डरपोक कहीं का, खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता है। वह कुछ पल रुका, फिर उसकी आवाज गंभीर हो गई। लेकिन मानना पड़ेगा, वह जो भी है तुम्हें बहुत बारीकी से जानता है वेद। तुम्हारी सोच, तुम्हारी चाल, तुम्हारे फैसले, यहाँ तक कि तुम्हारी अगली रणनीति भी। उसने वेदांश की आंखों में देखते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे उसने पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हें ही पढ़ा हो। कुछ पल कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर मयंक दोबारा बोला, क्या ऐसा कोई इंसान हमारी नजरों से छूट गया? स्कूल में, कॉलेज में, लंदन में, या फिर कुछ क्षण रुका माफिया ट्रेनिंग के दौरान? कोई ऐसा जो हमेशा हमारे सामने था, लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वह सामने होते हुए भी आज तक दिखाई नहीं दिया। इतना सुनते ही वेदांश का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में एक तेज चमक कौंधी, मानो वर्षों से बिखरे हुए कई टुकड़े अचानक एक दूसरे से जुड़ने लगे हो। वो झटके से मयंक की तरफ मुड़ा। क्या कहा तुमने? मयंक चौंक गया। क्या?
फिर से बोलो, वेद ने कहा। माइक ने उलझन में दोहराया, यही कि कोई ऐसा इंसान जो हमारी नजरों से बच गया, स्कूल, कॉलेज या माफिया ट्रेनिंग। रुको, वेदांश ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी आंखें अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। बस यही माफिया ट्रेनिंग सेंटर। यह सुनते ही कबीर और शिव भी एक दूसरे को देखने लगे। वेदांश धीमे लेकिन बेहद ठोस स्वर में बोला, अगर कोई मुझे इतने सालों से पढ़ रहा है, मेरी हर चाल जानता है, मेरी सोच समझता है, तो इसका मतलब वह सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं है, वह कभी मेरे साथ रहा है। उसने गहरी सांस ली और फिर बोला, और अगर वह मेरे साथ रहा है तो सबसे ज्यादा समय हमने माफिया ट्रेनिंग के दौरान साथ बिताया था। यानी यह कहानी की शुरुआत वहीं से हुई है। कबीर की आंखें भी फैल गई। वह अविश्वास से बोला, मतलब मिस्टर एक्स हमारे माफिया ट्रेनिंग बैच का ही कोई सदस्य है? वेदांश बिना पलक झपकाए सामने देखते हुए बोला, अब तक तो सबसे मजबूत सुराग यही है। अब तलाश यहीं से शुरू होगी और देखते हैं यह तीर जाकर किस पर रुकता है। यादों का वह दृश्य समाप्त हुआ। हेलीकॉप्टर में बैठे वेदांश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नजर अब भी सोई हुई मन्नत पर थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और दौड़ रहा था। एक तरफ आयत का भाई जाफर, दूसरी तरफ मिस्टर एक्स। और पहली बार इन दोनों नामों के बीच एक बहुत महीन सा धागा उसे दिखाई देने लगा था। वह धागा सच था या सिर्फ संयोग, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं था। वहीं दूसरी ओर अमृता पूरी तरह झुंझुलाई हुई ऑफिस से बाहर निकल रही थी। जब से उसने आयुष की पर्सनल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाली थी, तब से आयुष उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। कभी बेवजह फाइलें मंगवाना, कभी आखिरी समय पर मीटिंग का शेड्यूल बदल देना, तो कभी सिर्फ उसे परेशान और चिढ़ाने के लिए अजीब अजीब बहाने बना देना। अमृता बरबराते हुए धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ रही थी। हे माता रानी, पता नहीं कब नई सेक्रेटरी ज्वाइन करेगी और मुझे इस आफत से छुटकारा मिलेगा। उसने गहरी सांस छोड़ी। दिन भर मुझे परेशान करना ही उसका सबसे बड़ा काम है। आखिर मुझसे इतनी दुश्मनी है किस बात की, समझ ही नहीं आता। वह होठ सिकोड़ते हुए बोली, मन तो करता है कि उसका सिर फोड़ दूं। फिर अगले ही पल खुद ही बुदबुदाई, लेकिन क्या करूं, मनु का देवर है, मार भी तो नहीं सकती। यह सोचकर उसने झुंझुलाहट में अपना सिर हिला दिया। उसी समय जैसे वो डोमिनियन एंटरप्राइजेस के मुख्य गेट से बाहर निकली, उसकी नजर सड़क के किनारे खड़े दो शख्स पर पड़ी। वहीं एक बेंच पर बैठे दो चेहरे को देखते ही उसके कदम वहीं थम गए। उसके चेहरे की सारी झुंझुलाहट एक पल में गायब हो गई। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से ठंडी पड़ गई। जबड़ा कस गया, मुठिया अपने आप भिज गई। सामने बैठे थे मिस्टर एंड मिसेज मेहता। दोनों के चेहरे पूरी तरह मुरझाए हुए थे। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वह कई दिनों से अमृता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अमृता की आंखों में उतर आई बर्फ जैसी ठंडक कुछ ही पल में नमी में बदल गई, लेकिन उसने तुरंत अपनी जज्बातों को दबा लिया। बिना उनकी तरफ देखे वह आगे बढ़ने लगी। तभी मिसेज मेहता ने जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। वह कांपती आवाज में बोली, अम्मू बेटा, कब तक हमसे नाराज रहोगी? तुम्हें पता भी है मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहे हैं। हमें तो यह भी नहीं पता था कि तुम मुंबई में हो, डोमिनियन एंटरप्राइजेस में नौकरी कर रही हो। क्या हमें इतना भी हक नहीं था कि हमें बता देती? उदयपुर में हम दोनों तुम्हारी चिंता में पागल हो गए थे। इतने में मिस्टर मेहता भी आगे आए। उन्होंने कांपते हाथों से अमृता के सिर पर हाथ रखना चाहा। बेटा, इतनी किस बात की नाराजगी है? आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि तुमने अपने माँ बाप को ही अपनी जिंदगी से निकाल दिया? हमें किस बात की सजा दे रही हो? जैसे यह शब्द अमृता के कानों में पड़े, उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखों की नमी फिर से बर्फ जैसी ठंडी हो गई। वह व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, सजा? मैं आपको कौन सी सजा दे रही हूँ? सजा तो आपको आपके अपने कर्म दे रहे हैं डैड। उसने गहरी नजर दोनों पर डाली। और आप दोनों पूछ रहे हैं कि मैं नाराज क्यों हूँ? क्यों नहीं बताया कि मैं कहाँ हूँ? क्यों नहीं बताया कि मैं मुंबई में नौकरी कर रही हूँ? उसकी बात सुनते ही दोनों की नजरें अपने आप झुक गई। अमृता की आवाज अब कांप रही थी।
उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं से कहीं ज्यादा आग थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप दोनों इतना नीचे गिर सकते हैं, इतना घिनौना काम कर सकते हैं। उसने दर्द भरी हंसी हंसी। अगर आपको पैसे की इतनी ही भूख थी तो मन्नू की जगह मुझे बेच देते। कम से कम आज मुझे यह शर्म तो नहीं आती कि मैं ऐसे लोगों की बेटी हूँ। यह सुनते ही मिस्टर और मिसेस मेहता का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उनकी सांसें जैसे अटक गई। अमृता की आंखों से आंसू बह निकले। वह टूटे स्वर में बोली, जानते हैं, जब हम किसी घर में एक जानवर भी पालते हैं तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है। लेकिन मन्नू पूरे 3 साल आपके साथ रही। उसने आपको अपना परिवार माना और आपने उसी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। उसकी आवाज भरा गई। क्या एक बार भी आप दोनों का जमीर नहीं कांपा? जरा भी शर्म नहीं आई? मैं आज भी यह सोचकर कांप जाती हूँ कि अगर उस दिन वेदांत समय पर नहीं पहुंचता तो मन्नत के साथ क्या होता। वह आज जिंदा भी होती या नहीं, यह सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। उसने अपने आंखों के आंसू पोंछे और दोनों को घृणा से देखा। मैंने जिंदगी में बहुत गलत लोग देखे हैं, लेकिन अपने ही घर में इंसानियत को इस तरह मरते पहली बार देखा। सच कहूँ, आज समझ नहीं आता आप दोनों इतने गिर कैसे गए। मिस्टर एंड मिसेस मेहता की रूह कांप गई थी, क्योंकि दोनों अपनी ही बेटी की आंखों में अपने लिए नफरत साफ देख सकते थे। वहीं अमृता ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ डाले। फिर दोनों की तरफ देखकर बेहद ठंडे स्वर में बोली, और खबरदार, अगर आज के बाद आपने मुझे अपनी बेटी कहा तो मेरे लिए मेरे माँ बाप उसी दिन मर गए थे जिस दिन आपने पैसों के लिए इंसानियत बेच दी थी। उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, चले जाइए, मेरी नज़रों से जितना दूर जा सकते हैं चले जाइए। भले ही वेदांश ने अभी तक आपके कर्मों की पूरी सजा नहीं दी है, लेकिन मैं आपको इस जन्म में कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी आवाज भरा गई। और अगर जरा सा भी शर्म बाकी हो तो जाइए, मन्नू के पैर में गिरकर उससे माफी मांगिए। शायद वो आप दोनों को माफ कर दे। कम से कम आपके पापों का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। इतना कहकर अमृता ने आखिरी बार दोनों की तरफ देखा, फिर बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से वापस डोमिनियन एंटरप्राइजेस की ओर बढ़ गई। लेकिन जैसे वो मुख्य गेट के भीतर पहुंची, उसके कदम अचानक रुक गए। सामने आयुष खड़ा था। उसकी गहरी नजरें सीधे अमृता पर टिकी थी। लग रहा था जैसे वो काफी देर से वहीं खड़ा सब देख रहा हो। हालांकि उसने पूरी बातचीत नहीं सुनी, लेकिन इतना जरूर देख लिया था कि अमृता अपने माँ बाप से बेहद कठोर लहजे में बात कर रही थी। आयुष की होठों पर हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान उभरी। अमृता ने एक पल के लिए खुद को संभाला और उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। तभी आयुष की आवाज उसके कानों में पड़ी, कैसी बेटी हो तुम। अमृता के कदम वहीं ठिठक गए। उसकी मुठिया अपने आप भींच गई। आयुष धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सच में डिस्कस्टिंग। कोई अपने माँ बाप से इस तरह बात करता है? वो तुम्हारे माँ बाप है। देखो, मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी क्या मिल गई तो अपने ही माँ बाप को भूल गई। उन्हीं माँ बाप को जिन्होंने तुम्हें इस दुनिया में जन्म दिया। इतना कैसे गिर सकती हो तुम? आयुष की बात सुनकर अमृता ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें अब बिल्कुल शांत थी, लेकिन उस शांति के भीतर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने आयुष की तरफ तिरछी नजरों से देखा और सपाट आवाज में कहा, सर, जब आपको खुद ही पता है कि यह मेरी पर्सनल लाइफ है और उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज मुझे मुफ्त की सलाह मत दीजिए। मुझे बिना पूरी सच्चाई जाने किसी की राय सुनने की आदत नहीं है। अमृता की आवाज में ऐसी कठोरता थी कि एक पल के लिए आयुष भी चौंक गया। वैसे तो वो अक्सर अमृता को परेशान करता रहता था, लेकिन अमृता भी उसे जवाब देने में कभी पीछे नहीं हटती थी। आयुष एक कदम आगे बढ़ा। इस बार उसने अमृता को बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसने झटके से उसकी कलाई पकड़ी और अपनी तरफ खींच लिया।
खींच इतनी तेज थी कि अमृता सीधे उसके सीने से जा टकराई। एक पल के लिए दोनों की सांसें जैसे थम गई, दोनों की धड़कनें अनायास ही तेज हो उठी। कुछ क्षण तक वह बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। अमृता ने दांत भींचते हुए उसकी पकड़ से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मेरा हाथ छोड़ो, क्या बदतमीजी है ये। आयुष की पकड़ जरा भी ढीली नहीं हुई। वह भी उसी तेवर में बोला, बदतमीजी मैं नहीं, तुम कर रही हो। आखिर किस बात का इतना घमंड है। उसकी आंखों में देखते हुए वो आगे कहा, हाँ सच है, मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कोई भी बेटी अपने माँ बाप के साथ इस तरह पेश नहीं आती। उसकी आवाज और गंभीर हो गई। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है माँ बाप को ठुकराने का दर्द क्या होता है। उन्हें इस तरह अपने शब्दों से तोड़ देना कितनी बड़ी तकलीफ देता है। लेकिन तुम शायद यह कभी समझ ही नहीं पाओगी, क्योंकि तुम एक नंबर की सेल्फिश हो, बस अपने बारे में सोचती हो। अमृता की आंखों में नमी उतर आई थी। आयुष की उंगलियां उसकी कलाई पर इतनी कस गई थी कि वहां लाल निशान पड़ गए। जैसे ही उसकी भींगी आंखों पर आयुष की नजर पड़ी, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने तुरंत उसकी कलाई छोड़ दी, हल्की आवाज में बोला, सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी कलाई सहलाई, एक ठंडी नजर आयुष पर डाली और पलटकर तेज कदमों से आगे बढ़ गई। लेकिन अगले ही पल आयुष की नजर उसके ठीक पीछे गई। दो ऑफिस स्टाफ्स एक बड़ी कांच की पार्टीशन सीट को ट्रॉली में रख कर ले जा रहे थे। अचानक ट्रॉली का एक पहिया फर्श की हल्की दरार में फंस गई। भारी कांच का पैनल जोर से एक तरफ झुक गया और ठीक अमृता की तरफ गिरने लगा। अमृता, आयुष के मुंह से अनायास उसका नाम निकला। बिना एक पल गवाए वह उसकी तरफ लपका। इस बार उसने उसकी कलाई नहीं, सीधे उसकी कमर थाम ली और पूरी ताकत से अपनी तरफ खींच लिया। अमृता का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। वो सीधे आयुष के सीने से जा लगी। उसी क्षण धड़ाम, भारी कांच का पैनल ठीक वही जमीन पर गिरकर हजारों टुकड़ों में बिखर गया, जहां एक सेकेंड पहले अमृता खड़ी थी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ऑफिस के कर्मचारी घबराकर उनकी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन अमृता को जैसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी धड़कनों की आवाज उसे खुद सुनाई दे रही थी। आयुष की बाह अब भी उसकी कमर के चारों ओर थी। इस बार उसकी पकड़ में ना गुस्सा था, ना जबरदस्ती, सिर्फ उसे सुरक्षित रखने की बेचैनी थी। आयुष ने धीमे स्वर में पूछा, तुम ठीक हो? उसकी आवाज इस बार पहले से भी कहीं ज्यादा नरम थी। अमृता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने नजर गई तो कुछ ही दूरी पर कांच के बड़े बड़े टुकड़े पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे। उसे समझते देर नहीं लगी। अगर आयुष ने समय रहते उसे नहीं खींचा होता तो आज वो बुरी तरह घायल हो सकती थी। वहीं आयुष ने ठंडी नजरों से उन कर्मचारियों की तरफ देखा। सभी घबराकर सिर झुकाए खड़े थे। सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। आयुष ने बिना कुछ कहे सिर्फ एक सख्त नजर डाली, इतना ही काफी था। सभी कर्मचारी तुरंत कांच साफ करने में लग गए। उसी समय सहानी ऑफिस के अंदर आई। सामने का नजारा देखते ही वो घबरा गई। वह तेजी से दोनों के पास पहुंची। अम्मू, तू ठीक तो है ना? अमृता ने हल्के से सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। उसने एक पल के लिए आयुष की तरफ देखा। उस नजर में न गुस्सा था न शुक्रिया, बस एक अनकही खामोशी थी। अगले ही पल वह बिना कुछ बोले अंदर की तरफ चली गई। सहानी ने फिर आयुष की तरफ देखा। भाई, आप ठीक है ना? आयुष ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर उसने पूछा, लेकिन आप यहाँ? आपको तो सिद्धार्थ के ऑफिस जाना था। सहानी ने जवाब दिया। हाँ भाई, बस एक जरूरी फाइल लेनी थी, इसलिए यहाँ आना पड़ा। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, लेकिन क्या बात है? आपका मूड कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है और अम्मू भी बहुत परेशान लग रही थी। आयुष ने भव्य सिकुड़ ली। उसका तो पता नहीं, लेकिन मेरा मूड सच में खराब है। कैसी लड़की है वह? अभी बाहर मैंने उसे उसके माँ बाप से जिस तरह बात करते देखा, यकीन मानो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कोई बेटी अपने माँ बाप से इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकती है? मैं तो सोच भी नहीं सकता।
सहानी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। क्या आपने उसके मम्मी पापा को देखा? हाँ, आयुष ने सिर हिलाया। वह उससे मिलने आए थे, लेकिन उसने जिस तरह उन्हें जवाब दिया, उनका इंसल्ट किया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। सहानी कुछ पल तक चुप रही, फिर उसकी आंखों में भी गुस्सा उतर आया। वो धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, भाई, आप पूरी सच्चाई नहीं जानते, और जब तक पूरी कहानी पता ना हो किसी को गलत समझ लेना ठीक नहीं होता। आयुष ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सहानी ने गहरी सांस ली। जहाँ तक अम्मू की बात है, उसके मम्मी पापा ने वही पाया जिसके वो हकदार थे। आप नहीं जानते उन्होंने हमारी मन्नू के साथ क्या किया था। यह सुनते ही आयुष की भवें सिकुड़ गई। वह अविश्वास से सहानी को देखने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि सहानी अचानक मन्नत का जिक्र क्यों कर रही थी। वह कुछ पूछ पाता उससे पहले ही सहानी फिर बोली, आपको पता है भाई, पिछले 3 साल तक मन्नू अम्मू के साथ ही थी, और उन 3 सालों में अम्मू के मम्मी पापा ने हमारी मन्नू के साथ जो किया उसे सुनकर किसी भी इंसान को गुस्सा आ जाए। इसलिए आप अम्मू को गलत मत समझिए। वह अपने माँ बाप से नफरत किसी जिद में नहीं करती। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सहानी ने घड़ी की ओर देखा। खैर भाई, अभी मुझे बहुत देर हो रही है, फिर कभी आराम से बताऊंगी। इतना कहकर वह तेज कदमों से ऑफिस के अंदर चली गई। वहीं आयुष खड़ा रह गया। उसका दिमाग जैसे एकदम सुन्न हो चुका था। 3 साल तक मन्नत अमृता के साथ थी। यह बात उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। अब तक वह यही समझता आया था कि मन्नत अचानक कहीं चली गई थी, लेकिन आज पहली बार उसे पता चला था कि उन 3 सालों में मन्नत अकेली नहीं थी। वह अमृता के साथ रह रही थी। लेकिन क्यों? जो लड़की ने उसे नुकसान पहुंचाने में कभी कसर नहीं छोड़ती थी, उसके साथ वो 3 साल क्यों थी? ऐसे ही 1 सप्ताह गुजर गए। वेदांश इस वक्त हॉल में शांत बैठा हुआ था। उसकी गहरी नजरें कहीं दूर खोई हुई थी। तभी मन्नत दौड़ती हुई आई और बिना कुछ कहे सीधे उसकी गोद में बैठ गई। उसने अपनी दोनों बाहें वेदांश के गले में डाल दी और मासूमियत से बोली, क्या बात है वी, आज इतने खोए खोए क्यों हैं? मन्नत को देखते ही वेदांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने प्यार से उसकी लट कान के पीछे की और उसके गाल पर उंगलियां फेरते हुए कहा, बस अपनी जान की यादों में खोया हुआ था। मन्नत ने तुरंत होठ फुला लिए। वाह, मैं आपके सामने बैठी हूँ, फिर भी आप मेरी यादों में खोए हुए हैं। जब मैं यही हूँ तो यादों में खोने की क्या जरूरत है? फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा छोड़िए, यह बताइए आज का क्या प्लान है? वेदांश कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, जान, अब हमें मुंबई लौट जाना चाहिए। यह सुनते ही मन्नत के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसका खिलता हुआ चेहरा एक पल में उदास हो गया। सच तो यह था कि वह अभी मुंबई लौटना ही नहीं चाहती थी। उसका मन कर रहा था कि वह बस यूं ही अपने वी के साथ इस सुकून भरी जगह पर हमेशा के लिए रह जाए। वेदांश उसके चेहरे के बदलते भाव पढ़ चुका था। वह मुस्कुराया और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, जान, जब भी आपको लगे कि आपको सिर्फ मेरे साथ थोड़ा सा सुकून चाहिए, हम फिर यहाँ आ जाएंगे, और अगर आपका मन हुआ तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जगह चलेंगे, लेकिन फिलहाल हमें मुंबई लौटना होगा। मन्नत मुस्कुरा दी। उसने प्यार से अपने सिर वेदांश के सीने पर रख दिया और बोली, ठीक है वी, अगर आप साथ हैं तो मेरे लिए हर जगह ही स्वर्ग है। लेकिन अगले ही पल आयत के बारे में सोचते ही उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। वह इन दिनों आयत के बहुत करीब चली गई थी। तभी वेदांश ने मुस्कुराते पूछा, वैसे अगर आप चाहें तो आयत और उसकी अम्मी भी हमारे साथ मुंबई चल सकती हैं। यह सुनते ही मन्नत की आंखें खुशी से चमक उठी। वह एकदम सीधी होकर बैठ गई। सच में वी, आप चाहते हैं कि आयत और उसकी अम्मी हमारे साथ चले? वेदांश ने सिर हिला दिया। हाँ, मैं देख रहा हूँ इन दिनों आप और आयत कितने करीब आ गए हैं। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ आप उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते। उसने प्यार से मन्नत का हाथ अपने हाथों में लिया। और सच कहूँ, मैं भी चाहता हूँ कि वो दोनों हमारे साथ रहें। आयत मुझे भाईजान कहती हैं, तो एक बड़े भाई होने के नाते उनकी जिम्मेदारी निभाना भी मेरा फर्ज है। मुंबई में उनकी अच्छी तरह देखभाल होगी और वो अकेले भी नहीं रहेंगे। उसने मुस्कुराकर आगे कहा,
आप आयत से बात कीजिए, अगर वह और उनकी अम्मी तैयार हो तो हम उन्हें अपने साथ मुंबई ले चलेंगे। यह सुनते ही मन्नत के चेहरे पर खिली मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। वह झट से वेदांश के गले लग गई और भावुक होकर बोली, मैं तो यही बात आपसे कहने की सोच रही थी वी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि कैसे कहूँ। उसने मुस्कुराकर वेदांश की आंखों में देखा। सच में वी, आप मेरे दिल की हर बात बिना कहे ही समझ जाते हैं। वेदांश ने प्यार से उसकी नाक छूते हुए मुस्कुराकर कहा, क्योंकि आपका दिल मुझसे अलग कहाँ है जान। उसकी हर धड़कन मुझे साफ साफ सुनाई देती है। कुछ ही घंटों में वेदांश का हेलीकॉप्टर धीरे धीरे फार्म हाउस के हेलीपैड पर आकर उतर गया। लंबे सफर की वजह से मन्नत गहरी नींद में थी। आयत भी अपनी माँ की गोद में सुकून से सो रही थी। सिर्फ वेदांश और आयत की अम्मी ही जाग रहे थे। सच तो यह था कि आयत की अम्मी यहाँ आने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। उन्हें अपना छोटा सा घर छोड़ने में हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन मन्नत ने बहुत प्यार से उन्हें मनाया था। उन्हें भरोसा दिलाया था कि अब वो अकेली नहीं है। और वेदांश, उसने भी उन्हें पूरे सम्मान और अपनापन के साथ उन्हें साथ चलने का निमंत्रण दिया था। पिछले कुछ हफ्तों में मन्नत और आयत के बीच एक बेहद प्यारा रिश्ता बन चुका था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो दोनों सगी बहनें हो। आयत की अम्मी को भी अब मन्नत पर पूरा भरोसा हो गया था। शायद इसी भरोसे ने उन्हें यह फैसला लेने की हिम्मत दी थी। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुलते ही वेदांश ने बहुत सावधानी से सोई हुई मन्नत को अपनी बाहों में उठा लिया। वह उसे लेकर सीधे फार्म हाउस के अंदर पहुंचा और अपने कमरे में जाकर बड़े प्यार से बेड पर लिटा दिया। उसने धीरे से रजाई उसके ऊपर उठाई। कुछ पल तक उसके मासूम चेहरे को देखता रहा, फिर झुककर उसके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन रखा। उसके बाद वह नीचे हॉल में आ गया। वहीं आयत जग चुकी थी और वो अपनी अम्मी के साथ सोफे पर बैठकर आसपास का माहौल देख रही थी। तभी कुछ देर बाद लूना भी वहां पहुंच गई। वेदांश ने पहले ही उसे फार्म हाउस बुला लिया था। जैसे ही लूना की नज़र आयत और उसकी अम्मी पर पड़ी, उसने आदर से मुस्कुराकर उन्हें नमस्ते किया। वह पहले से जानती थी कि ये दोनों कौन है। वेदांश ने शांत स्वर में कहा, इन्हें इनका कमरा दिखा दीजिए और हाँ, मिस मन्नत का भी ध्यान रखिएगा। लूना ने सिर झुकाकर कहा, जी बॉस। वेदांश ने एक बार आयत और उसकी अम्मी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अपनापन साफ झलक रहा था। वह मुस्कुराकर बोला, आयत, अब आप बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ रहिए। फिर उसने आयत की अम्मी की ओर देखकर सम्मान से कहा, आंटी, यह घर अब आपका भी है। आपको यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आराम से फ्रेश हो जाइए, फिर आप दोनों रेस्ट कीजिए। मैं बाद में आप सबसे मिलूंगा। आयत की अम्मी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। वेदांश ने घड़ी पर एक नज़र डाली। उसकी आंखों की नरमी धीरे धीरे फिर उसी ठंडे और दृढ़ भाव में बदल गई। 1 महीने से वो मन्नत के साथ था, लेकिन अब वक्त फिर से किंग बनने का था। उसे किंगडम लौटना था। बहुत से अधूरे काम उसका इंतजार कर रहे थे और अब उन्हें सभी को पूरा करने का समय आ चुका था। यह सोचते हुए वेदांश बिना पीछे मुड़े फार्म हाउस से बाहर निकल गया। धीरे धीरे वेदांश के कदम किंगडम के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे थे जहां तक सूरज की रोशनी भी पहुंचने की हिम्मत नहीं करती थी। उसके पीछे पीछे शिव, मयंक और कबीर भी खामोशी से चल रहे थे। पूरे अंधेरी गैलरी में सिर्फ वेदांश के जूतों की आहट गूंज रही थी। हर कदम उस सन्नाटे को और भी डरावना बना रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मौत खुद किसी से मिलने चली आ रही हो। कुछ ही पल बाद वह सभी एक भारी लोहे के दरवाजे के सामने जाकर रुक गए। वेदांश ने बिना कुछ कहे शिव की तरफ देखा। शिव ने तुरंत आगे बढ़कर दरवाजे का लॉक खोला। दरवाजा धीरे धीरे खुला। कमरे के भीतर घना अंधेरा पसरा हुआ था। दरवाजा खुलते ही भीतर बैठी सालू की नज़र सीधे बाहर पड़ी। उसे सिर्फ 4 परछाइयाँ दिखाई दे रही थी, लेकिन ना जाने क्यों उसके दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई। उसी क्षण वेदांश ने अपनी उंगलियों से हल्की सी चुटकी बजाई। अगले ही पल पूरा कमरा तेज रोशनी से जगमगा उठा। कई दिनों तक अंधेरे में रहने के कारण अचानक पड़ी तेज रोशनी से सालू की आंखें चुभने लगी। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद जब उसकी आंखें उस रोशनी की आदी हुई तो उसने धीरे धीरे अपनी पलकों को खोला और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसकी सांस जैसे हलक में अटक गई। सामने वेदांश राठौर खड़ा था,
दोनों हाथ आराम से अपनी पैंट की जेब में डाले, चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान और आंखों में ऐसी ठंडी कठोरता जिससे देखकर किसी का भी खून जम जाए। सालू के चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया। उसकी आंखों में डर, घबराहट, बेचैनी और अविश्वास एक साथ उतर आए। उसके सूखे होंठ कांप उठे, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक कर रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने दिनों से जिस शख्स की कैद में वह तड़प रही थी वह कोई और नहीं बल्कि वेदांश राठौर था। वही वेदांश अपने धीमे और नपे तुले कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ सालू की धड़कनें और तेज होती जा रही थी। उसके सामने पहुंचकर वेदांश रुक गया। शिव तुरंत आगे आया और वेदांश के लिए एक कुर्सी रख दी। वेदांश पूरे रौब और ठंडे आत्मविश्वास के साथ उस कुर्सी पर बैठ गया, ठीक सालू के सामने। उसकी गहरी आंखें बिना पलक झपकाए सालू के चेहरे पर टिकी थी और सालू अब भी उसे अविश्वास से देखे जा रही थी। वहीं वेदांश धीरे धीरे झुककर अपना चेहरा उसके बेहद करीब ले आया, इतना करीब कि सालू उसकी ठंडी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। उस पल सालू को सचमुच ऐसा लगा मानो जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। वेदांश की गहरी स्याह आंखें उसे भीतर तक चिरती हुई महसूस हो रही थी। उन आंखों में न गुस्सा था न चीख, सिर्फ एक खामोश खतरनाक सन्नाटा था जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावना था। वेदांश ने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बेहद धीमी स्वर में कहा, कैसी हो मिस सालू? उसकी नजर सिर से पांव तक उस पर दौड़ी, फिर वह तिरस्कार से मुस्कुराया। तुम्हारी हालत तो अभी भी ठीक लग रही है, इसे देखकर मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। उसकी आवाज और ठंडी हो गई, क्योंकि तुम्हारी हालत तो इससे भी बदतर होनी चाहिए थी। यह सुनते ही सालू की आंखों में नमी उतर आई, उसके सूखे होठ कांपने लगे। वो हकलाते हुए बोली, वेदांश, आपने मुझे कैद किया है। अब उसे समझने में देर नहीं लगी थी कि वेदांश को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका था। उसने घबरा कर सिर हिलाया। प्लीज मेरी पूरी बात सुनो। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। मैं भी मिस्टर एक्स की सिर्फ एक मोहरा हूँ। जो आदेश मिलता था मुझे वही करना पड़ता था। आप तो माफिया वर्ल्ड के नियम जानते हैं, वहाँ आदेश मानना मजबूरी होता है। उसके खिलाफ जाने का मतलब अपनी मौत को बुलाना होता है। उसकी आवाज़ रोते रोते भरा गई। मैं सच में इनोसेंट हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं चाहा कि किसी को दर्द पहुँचाऊँ। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। मैं बहुत दूर चली जाऊँगी, कभी वापस नहीं आऊँगी। मिस्टर एक्स के पास भी नहीं जाऊँगी, सबको छोड़ दूँगी। बस एक मौका दे दो प्लीज़ वेदांश, मुझे यहाँ से जाने दो। इतना कहते कहते उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे, लेकिन वेदांश के चेहरे पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। उसकी आंखें अब भी उतनी ही ठंडी थी, मानो उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक गुनहगार खड़ा हो। तभी अचानक वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी खतरनाक और डरावनी थी कि पूरा कमरा उसकी गूंज से कांप उठा। ऐसा लग रहा था मानो दीवारें भी उस हंसी से थरा रही हो। सालू की सांसें हलक में अटक गई। वह पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। कुछ दिन पहले तक जो लड़की खुद से कह रही थी कि किसी भी तरह यहाँ से भाग निकलेगी, आज अपने सामने किंग को देखकर उसकी सारी हिम्मत बिखर चुकी थी। उसे अब सिर्फ एक ही बात का डर था, आखिर वेदांश उसके साथ क्या करने वाला है। अचानक वेदांश की हंसी थम गई। पूरा कमरा फिर से मौत जैसी खामोशी में डूब गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी। अगले ही पल उसने झटके से सालू का जबड़ा पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि दर्द से सालू की कराह निकल गई। वेदांश ने दांत पीसते हुए कहा, इनोसेंट। फिर वह व्यंग से हंसा। ओह माय गॉड मिस सालू, अगर तुम्हारी जैसी लड़कियां इनोसेंट है तो फिर गुनहगार किसे कहेंगे? उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। तुम जैसी इनोसेंट लड़की ने मेरी जान, मेरी मन्नत को उस दर्द से गुजारा है जिसकी भरपाई पूरी जिंदगी भी नहीं हो सकती। वह और झुका। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल चुकी थी।
लेकिन वही फुसफुसाहट किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी थी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे करीब इसलिए आ रहा था क्योंकि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी थी? उसने तिरस्कार से सिर हिलाया। नो 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 बेबी नो। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल उठी। वेदांश राठौर अगर किसी के करीब आता है तो उसके पीछे हमेशा एक वजह होती है। तुम्हें उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ। वह कुछ पल रुका, फिर बेहद ठंडे स्वर में बोला, मुझे छूने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी जान को है। उसके अलावा अगर किसी ने भी मुझे छूने की कोशिश की तो उसकी मौत उसी पल लिख दी जाती है। उसने सालू के जबड़े पर अपनी पकड़ और कस दी। सालू की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वह चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। वेदांश ने दांत पीसते हुए कहा, जानती हो मैंने तुम्हें उस दिन क्यों नहीं मारा? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम जिंदा रहो और मिस्टर एक्स तक वह सारी खबरें पहुंचाओ जो मैं पहुंचाना चाहता था। उसे यकीन हो जाए कि उसकी हर चाल काम कर रही है, उसे लगे कि वो जीत रहा है। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी, क्योंकि किंग जब किसी को जीत का भ्रम देता है ना, तो उस भ्रम को तोड़ने में ही सबसे ज्यादा मजा आता है। इतना कहकर उसने झटके से सालू का जबड़ा छोड़ दिया। सालू दर्द से वहीं गिरते गिरते बची। वो हाँफ रही थी। वेदांश ने उसकी तरफ घृणा से देखा, फिर बेहद ठंडी आवाज में बोला, मेरी जान को इतना दर्द देने के बाद तुम्हारे लिए मौत बहुत आसान सजा है। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में ऐसा तूफान था जिसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। अब तुम हर दिन हर पल उसी दर्द से गुजरोगी जिस दर्द से मेरी मन्नत ने 3 साल तक हर सांस ली थी। और यकीन मानो, यह तो तुम्हारी सजा की सिर्फ शुरुआत है। सालों की सजा तो अब शुरू हुई थी, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। मिस्टर एक्स, जाफर और माफिया ट्रेनिंग का रहस्य, क्या ये तीनों एक ही कहानी के धागे हैं? किंग वापस लौट चुका था और अब एक एक गुनहगार का हिसाब होना तय था। अगले भाग में वेदांश उठाएगा ऐसा कदम जिससे माफिया वर्ल्ड की नींव तक हिल जाएगी। क्या जाफर जिंदा है या मिस्टर एक्स से उसका कोई ऐसा रिश्ता है जो पूरी कहानी बदल देगा? जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।